अस्सलाम वालेकुम। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक वीडियो हो जिसमें मैं कम से कम आप लोगों को टिप्स दे सकूं कि एनईटी को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं। खैर ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें बस ब्रीफली बताऊंगा कि कौन कौन से इश्यूज़ फेस करते हैं स्टूडेंट्स एनईटी के दौरान और आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन किसी की भी 100% नहीं होती। तो अगर आपके जहन में ये है कि मैंने 100% प्रिपेयर नहीं किया हुआ, मैंने 50% किया हुआ है, मैंने 70% किया हुआ है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की यही हालत है। तो जितना आपने प्रिपेयर किया हुआ है उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करें। और रिवीजन का ये तरीका होता है कि जो आपके फ्लॉज होते हैं, जब आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो जो आप गलतियाँ कर रहे होते हैं वो अलग से नोट डाउन आपको करनी चाहिए। आप वो गलतियाँ एक दफ़ा रिवाइज़ करके चले जाएँ ताकि आप पेपर में वो गलतियाँ ना करें। सेकेंड थिंग के फार्मूलाज रिवाइज़ करें, फ़िज़िक्स की इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ रिवाइज़ कर लें। और जो टॉपिक्स आपने छोड़े हुए हैं, मतलब जो आपने कवर नहीं किए हुए, मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स होते हैं, फ़िज़िक्स के होते हैं, उनको बस ब्रीफली एक दफ़ा देख लें कि उनके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन से हैं, ताकि उनमें से अगर जो सिंपल एमसीक्यू आए आप वो तो अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद सेकेंड थिंग कि रेस्ट करना है आपने एनईटी से पहले। मैंने पर्सनली जो है वो एक दिन पहले, मतलब मैंने ज़ोहर की नमाज़ तक पढ़ा था और उसके बाद मैं रेस्ट कर रहा था। उसके बाद बस मैंने बुक्स को हाथ नहीं लगाया था। तो रेस्ट आपका लाजमी है। मेंटल रेस्ट की बात करूँ। सेकंड फ़िज़िकल रेस्ट, ऑब्वियसली आप लोगों ने नींद पूरी करनी है। जो लोग दूसरे स्टेशन से आ रहे हैं, फैसलाबाद से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो जो है वो अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर रखें, क्योंकि एक तो उनकी सफ़र की थकावट होगी और ऊपर से यहाँ पे आके एक और चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं वो देखते हैं कि बहुत से बच्चों ने बुक्स उठाई होती हैं, या फिर आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो कहता है कि जो मेरे फ़लाने बोर्ड में इतने मार्क्स हैं और मैंने 3 दफ़ा रिवीजन की हुई है, तो इट्स ओके। यहाँ पे आपको लोग भरे मिलेंगे ऐसे कहते हुए। और जो आपका एडमिशन है वो आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे होगा, जो आप एनईटी हॉल के अंदर देंगे। तो इस बात से परेशान नहीं होना कि वहाँ पे बहुत लाइक बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि आप भी उन लाइक बच्चों में हो सकते हैं। मैं खुद बताऊँ तो मैं किसी बोर्ड का टॉपर नहीं हूँ, ना मेरे मार्क्स थाउजेंड्स में हैं, लेकिन मैं इस वक्त एक अच्छी इंजीनियरिंग में इनरोल हुआ हूँ और मेरी इंजीनियरिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तो अब कंपेयर नहीं करना अपने आप को एनईटी से पहले, जो लाजमी बात है। और फिर है कि जो प्रोसेस होता है, जो लोग इस्लामाबाद टेस्ट देने आ रहे हैं वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है। आपकी 4 जगह पे चेकिंग होगी, लाइन में लगना पड़ेगा, तो वो एक अलग से एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है। तो वो उससे हर बच्चे को गुजरना पड़ता है। तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद कोई भी चीज़ ये ना छोड़ें कि ये फार्मूला शीट में पेपर से बिल्कुल 10 मिनट पहले या फिर 1 घंटा पहले रिवाइज़ करूँगा, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आप पैनिक क्रिएट करेंगे, जो आपके लिए बुरा है। लास्ट थिंग, जब आप एनईटी हॉल में आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं, वहाँ पे एक पूरा क्राउड होता है और मतलब कभी इतना बड़ा आपने क्राउड देखा नहीं होता जो कंप्यूटर्स के सामने बैठा हुआ है। और ये है कि जो नेक्स्ट का एक्सेप्टेंस रेट है वो 3 to 4% है। मतलब उस हॉल में अगर 500 बच्चे बैठे हुए हैं तो उन 500 बच्चों में से सिर्फ 15 से 20 का होना है एडमिशन, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, ये मैं वन टेक में बना रहा हूँ, मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात आ जाती है। अब जो लोग इंजीनियरिंग का टेस्ट देंगे मैं उन लोगों को बता देता हूँ। मैं एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने के 2 तरीके बताता हूँ आप लोगों को। एक वो होता है जो नेगेटिव मार्किंग वाला सीन होता है, जिसमें जैसे ई कैट हो गया, उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। और सेकंड है कि नेस्ट का टेस्ट, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो उसमें आप साथ साथ जो है वो मतलब वो एमसीक्यूज़ भी अटैम्प्ट करें जो आज 50% श्योर हैं। अब 3 घंटे का टेस्ट होता है और 3 घंटे में सबसे पहले आपने अटैम्प्ट करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है तो फिर आप मैथ्स अटैम्प्ट करें, फिर उसके बाद आईक्यू कर लें, और फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। केमिस्ट्री और इंग्लिश में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। और मैथ्स के पोर्शन में सॉल्व होने वाले एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ में ट्रिक्स लगती हैं। अगर आपने ट्रिक्स नहीं सीखी तो आपका टाइम लगेगा। मैंने एक बुक का लिंक भी शेयर किया था, तो वहाँ से आप वो बुक अगर पढ़ लेते तो आपके काफ़ी एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट हो जाने थे शॉर्ट ट्रिक से। आप कितना टाइम दें किस पोर्शन को आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो रेकमेंड करूँगा वो मैथ्स को आप 70 मिनट्स दें, फ़िज़िक्स को 50 दें। फ़िज़िक्स टफ़ होता है थोड़ा सा, तो उस पर टाइम लगाना है। और थर्ड पे केमिस्ट्री को आप दें 20 मिनट, और इंग्लिश को 10 से 15 मिनट, और 10 मिनट जो है वो आप आईक्यू को दें, तो आपका हो जाएगा। ये आपकी एमसीक्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और बात यह है कि मैथ्स के कुछ एमसीक्यूज़ आएंगे जो बहुत टफ़ होंगे, मतलब जो जिनको आपने बुक में देखा ही नहीं है कभी।
तो उनको देख के स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो उनकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो हमारी बुक के अंदर ही लिखी होती है, वो बस लगनी होती है और वो MCQ सॉल्व हो जाना होता है। तो आपने वो ढूंढनी है। एक और बात के टफ़ MCQs होते हैं मैथ्स में ना, 80 में से 15 टफ़ MCQs होंगे, लेकिन वो टफ़ MCQs देख के आपने पैनिक नहीं होना कि मुझसे तो नहीं सॉल्व होगा। हो सकता है वो 15 MCQs आपके फर्स्ट 20 में से आ जाएं। तो ऑब्वियसली अगर बंदा पहले 20 MCQs देख रहा है टेस्ट के और उससे 15 सॉल्व नहीं हो रहे, तो वो वैसे ही परेशान हो जाएगा कि उससे तो टेस्ट आता ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। कुछ आसान MCQs भी होते हैं 40 to 50, वो आप अटैम्प्ट कर लें। मैथ्स के आप 70 मिनट्स में, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 80 के 80 MCQs कर लें। आप जो है वो मैंने लास्ट में जो मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताई है, इसमें मैंने लास्ट में 15 मिनट्स छोड़े हैं तुक्के लगाने के लिए। अब गैस लगाने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने गैस कैसे लगाने। तो मैथ्स में जो कैलकुलेशन वाले MCQs हैं उनको टाइम दें। टेस्ट से पहले आपने चंद चीज़ें पेपर पे नोट करनी है जो आपको पेपर देते हैं। लिख लें आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अब वो कैसे सीखने हैं आपने, वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। सेकंड थिंग, अल्फ़ाबेट्स आप लिखें और उनके ऊपर नंबरिंग लिखें। ये आपको टेस्ट से पहले लिखने नहीं देंगे पेपर पे, लेकिन जैसे टाइम स्टार्ट हो आप पहले ये लिख लें। डायरेक्शंस लिख लें, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लिख लें ताकि आपको बार बार माइंड पे जोर ना डालना पड़े। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत काम आएगा आपका मैथ्स में और फिज़िक्स में, तो इसलिए ये सबसे पहले आपने लिखना है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास फ़िज़िक्स की कुछ बहुत लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको आपने टाइम देना है, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िक्स के मेजॉरिटी अगर आपकी लक बहुत बुरी है तो फिर आपकी थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आ जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट में फिर आपकी स्टेटमेंट्स बड़ी होती हैं और नीचे ऑप्शंस की भी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, तो आपने टाइम देना है। जो 50 मिनट्स में आपको बता रहा हूँ वो आपने इन्हीं को टाइम देना है। सेकेंड के सॉल्व होने वाले MCQs कौन से होते हैं? सॉल्व होने वालों में आपने फार्मूलाज इंटरचेंज करने हैं। लाइक काइनेटिक एनर्जी में का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी को हम फोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेलरेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो वो आप इंटर कन्वर्जन आपने सीख ली तो आपका फ़िज़िक्स का पोर्शन भी अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। लास्ट में हमारे पास आता है केमिस्ट्री, नहीं थर्ड लास्ट पे आता है केमिस्ट्री में स्टेटमेंट पढ़ें और सॉल्व कर दें। मैंने केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, तो मैंने बस कॉमन सेंस यूज़ की, तो कॉमन सेंस की बेस पे जितनी कॉमन सेंस थी उतने मार्क्स आ गए थे। फिर इंग्लिश का पोर्शन, इंग्लिश ये है कि टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुने होते हैं और फिर उसके बाद उनके ऑप्शन जो होते हैं वो ऑब्वियसली ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुने होते हैं, तो बस उसी में भी कॉमन सेंस यूज़ करें। जो चंद टेक्निक्स होती हैं कि आप वर्ड को सेंटेंस में पुट करके देखें, जो ज़्यादा सेंस बना रहा है वो ऑप्शन हो सकता है। बाकी इंग्लिश में इतने ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे खुद 11 आए थे आउट ऑफ 20। लास्ट में IQ के फ्री मार्क्स होते हैं, अगर आप उसको टाइम देते हैं, आपने प्रैक्टिस की हुई है यूट्यूब से, तो IQ में आप 10/10 ले सकते हैं। मैंने लिए हुए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने लिए हुए। और टोटल आपको चाहिए 145 प्लस अगर आप रेप्यूटेबल इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं नेस्ट मेन कैंपस में। लेकिन अगर आपके मैं जब तैयारी कर रहा था ना, तो मैंने मैथ्स की बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। जब मैंने मैथ्स का पोर्शन अटैम्प्ट किया तो मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। फ़िज़िक्स का पोर्शन अटैम्प्ट किया, मैथ्स में मेरे 67 थे आउट ऑफ 80 और उसमें मैंने 3 ब्लंडर्स मारे थे। वो बहुत बुरे थे। मैंने रिवीजन में जाके, वो जो आप टिक करते हैं रिव्यू में, उसमें जाके मैंने वो चेंज किए थे, मुझे नहीं करना चाहिए थे। ये आपका टेस्ट अगर हो जाता है। और लास्ट में गेसेस आपने कैसे करना है, लास्ट में गेस आपने ये करना है कि MCQs पे थोड़ा सा सोचना है। अगर आप 2 ऑप्शन पे कंफ्यूज हैं तो जो आपको ज़्यादा सही लग रहा है उसको टिक करें। और अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, मतलब कि कोई आपको आप रिलेट ही नहीं कर सकते उस क्वेश्चन से, तो आप एक ही ऑप्शन पे लगाते रहे, लाइक B, या सबका B लगा दें, सबका C लगा दें। B-C की रेशो ज़्यादा होती है, वो आप टेस्ट के दौरान देख लेंगे आपके टेस्ट में ज़्यादा ट्रेंड क्या बन रहा है। खैर ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन लास्ट में आपने अटैम्प्ट सारे करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमारे 130 मार्क्स हैं और हम 30 MCQs अटैम्प्ट ही नहीं कर सके, तो वो आप लाजमी करें, क्योंकि एक मार्क से आपका एडमिशन जो है वो डिसाइड होगा। और इसके अलावा जो आपकी क्वेरीज़ हैं मुझे कमेंट करके बता दें, मैं 1 टेक में वीडियो शूट कर सकता हूँ यहाँ पे और फिर मैं अपलोड कर सकता हूँ। और जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे कर लें, द अली साजिद जो है वो यूज़र नेम है, आप वैसे सर्च करेंगे आ जाएगा। और गुड लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।